गुजरात का एक आईपीएस ऑफिसर, उसकी शादी तय हुई और शादी भी एक कलेक्टर लड़की से, आईएएस लड़की से तय हुई। क्योंकि वो अनुसूचित जाति से है, इसलिए अपने शादी में वो घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकता। एक आईपीएस ऑफिसर को अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस फोर्स मंगानी पड़ी। पुलिस फोर्स में, पुलिस प्रोटेक्शन में इस आईपीएस ऑफिसर की शादी हुई। सोचिए, अगर आईपीएस ऑफिसर के साथ यह हो रहा है, तुम्हारी हमारी कोई गिनती है? चलो, आईपीएस ऑफिसर भी छोटा सा पद है। इस देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रामानंद कोविंद, नॉट ओनली रामानंद कोविंद, अभी की द्रौपदी मुर्मू, ये दोनों भी जगन्नाथपुरी के मंदिर के लिए गए। क्या लिया गया? रामानंद कोविंद को धक्के मारकर जो जगन्नाथपुरी के मंदिर से बाहर निकाला गया। किसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के राष्ट्रपति को आज भी मंदिर में जाने से रोका जाता है। और हम कह रहे हैं कि हमें अब सोशल जस्टिस की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सोशल जस्टिस जैनों ने प्राप्त किया। कैसे? क्या जैनों में कोई जातियां हैं? आपके यहां पर भी जैन रहते हैं, कोई जाति बता पाओगे? एक 10-12 जातियां जैनों की? कोई नहीं। सिंधियों में कोई जाति है? कोई जाति नहीं है। और इन्होंने अपनी पहचान जैन करके पूरे देश में बनाई। पूरे जैन समाज के नाम पर एक है, इकट्ठा है। हमारे में जातियां हैं। आज भी इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पे किसी एक जाति के ही लोग यहां पर 90% लोग बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि आज भी हम समाज के तौर पर तैयार नहीं है। समाज बनकर हम लोग आज भी रेडी नहीं है। जब समाज बनकर रेडी ही नहीं है तो सोशल जस्टिस किसके लिए मांगने वाले हो? और इसलिए समाज बनाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म में आते हुए हमें इंस्ट्रक्शन दिए। क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थे? कि बौद्ध धर्म में आते समय जिस तरह से अलग अलग नदियां ये महासागर में जाकर मिलती है और महासागर में मिलने के बाद कोई ये नहीं बता सकता कि ये कृष्णा नदी का पानी है, ये गोदावरी नदी का पानी है, ये यमुना का पानी है। ऐसे अलग अलग करके कोई महासागर का पानी डिवाइड नहीं कर सकता। इस तरह से बौद्ध धर्म में आओ। बौद्ध धर्म में आते समय जिस जाति से आ रहे हो, जिस धर्म से आ रहे हो, एक बार बौद्ध धर्म में आने के बाद वो जातियां, वो धर्म उधर ही मिटने चाहिए। बौद्ध धर्म में आने के बाद फिर से अपनी जाति और धर्म यहां आकर बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमारी पहचान क्या होगी? केवल बुद्धिस्ट। हमारी पहचान होगी केवल बुद्धिस्ट। क्या हम लोग बौद्ध हैं? क्या हम लोग बौद्ध हैं? तो बौद्ध है कौन? अगर हम बौद्ध नहीं हैं तो बौद्ध है कौन? मेरा वो आप लोगों को, ताकि ये चैनल पर भी देख सके कि भारत के बौद्ध आखिर है कौन। अगर तुम बौद्ध नहीं हो, मैं बौद्ध नहीं हूं, फिर भारत में बुद्धिस्ट है कौन? ये है भारत के बुद्धिस्ट और इनका टूर लगा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नेदरलैंड, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये पूरे बुद्धिस्ट टूर इनका लगा हुआ है। बुद्धिस्ट टूर लगा हुआ है
और भारत के बुद्धिस्ट है, इनके बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे आप लोगों के बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? बौद्ध सर्कल समिति घुग्गुस, नव बौद्ध स्मारक तथा बहुउद्देश्य समिति, ये नाम है आपके बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के। क्या आप लोगों के कार्यक्रम नेदरलैंड में हो रहे हैं? क्या आपके कार्यक्रम जर्मनी में हो रहे हैं? क्या आपके कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं? क्या आपके कार्यक्रम यूके के पार्लियामेंट में हो रहे हैं? कौन से बौद्धों के कार्यक्रम यूके के पार्लियामेंट में हो रहे हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आई एम बुद्धा फाउंडेशन। आई एम बुद्धा फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर्स है और फाउंडर्स है पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री। फोटो के साथ है, दिख रहा होगा तो पता नहीं, मुझे जूम करके दिखाऊं। ये है विवेक अग्निहोत्री और ये है पल्लवी जोशी और ये है इनका आई एम बुद्धा फाउंडेशन। हम यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, मी अध्यक्ष का तू अध्यक्ष, है ना? आमचं भांडण इथं सुरू है। हम यहां एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहता है नहीं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तुम लोगों को यहां लड़ाई लड़वाई और वो वहां जाकर यूके के पार्लियामेंट में अपने आप को बौद्ध बता रहे हैं। हम यहां एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं और सिर्फ बौद्ध करके प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज से फंड ले रहे हैं। पूरे बुद्धिस्ट कंट्रीज से फंड्स लेने के बाद भारत में इन्होंने एक जहरीली पिक्चर बनाई, मूवी। बुद्धिस्ट कंट्री के पैसों पे पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री की अभी 2 साल पहले एक पिक्चर आई थी। पिक्चर का नाम क्या है? कश्मीर फाइल्स। पैसा बौद्ध देशों ने लगाया, पिक्चर बनाया, ब्राह्मणों पे देखो कैसा अत्याचार हो गया। बुद्धा के पैसों पे ब्राह्मणी व्यवस्था भारत में मजबूत हो रही है। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिस्ट नहीं है। आम्हाला सांगितलं जातं है महार लिया, चांभार लिया, ढोर लिया, मातंग लिया, नाही लिहिलं तर आरक्षण जाईल। ये अगर लिखा नहीं तो आरक्षण जाएगा और वो सच भी है। परसेंटेज आगे चल के कम भी हो जाएगा। आगे अगर एससी का परसेंटेज कम भी हुआ तो बाजू में बुद्धा का परसेंटेज तो बढ़ते जाएगा। ये बात बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 के भाषण में क्लियर कर दी है। घरातल्या घरात आता खूप झालं, भारतातल्या भारतात आता खूप झालं, बहुत हो गया भारत में। अब भारत के बाहर जाओ और वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो। ये बात पल्लवी जोशी समझ गई, तुम कब समझोगे? उसको लगा अच्छा बाबा साहब ने भारत के बाहर जाने को बोला है, चलो आई एम बुद्धा फाउंडेशन बनाते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री भारत में राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करता है, लेकिन उसको पूछो बुद्धा में ताकत कितनी है। उसको पूछो, भारत के बाहर जाने के बाद वो राम की मूर्ति को हाथ भी नहीं लगाता, वो बुद्ध की मूर्ति को उठाता है कि मैं भारत से आया हूं, भारत बुद्ध का देश है। ये बोलने पे मजबूर होना पड़ता है उसे। ये सोशल जस्टिस बाबा साहब हमें देकर गए हैं, लेकिन हम सोशल जस्टिस के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं। जैनों ने अपनी पहचान बनाई। देखो, सोशल जस्टिस 0, इकोनॉमिकल जस्टिस 0, पॉलिटिकल जस्टिस 132 MP, 1500 MLAs, 1 एक्स प्रेसिडेंट। इनके पास, जैनों के पास सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस हासिल करने के बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को हाथ में लिया। आज जिन सिंधी कम्युनिटी का आज यहां पर उल्लेख हुआ, वो सिंधीज भारत के भी नहीं है, स्थलांतरित होकर वो यहां पर आए, कैंप में रहे, ट्रांजिट कैंप में रहे। ट्रांजिट कैंप में रहकर उन्होंने आज इस देश में अपनी इकोनॉमी तैयार की। अपनी इकोनॉमी है उनकी खुद की। हमारे यहां पर पूरा का पूरा उल्लासनगर आज उनके हाथों में है, पूरा इकोनॉमी उनके हाथों में है सिंधियों के। आपके यहां पर भी सिंधी कम्युनिटी होगी।
आप लोग इस देश पर सम्राट अशोका के कार्यकाल से कारखंड से यहां पर रह रहे हो। हमारे पास हमारे हाथ में हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए थी, हमारी इकोनॉमी कहीं नहीं है, कहीं नहीं इकोनॉमी। बाबा साहब कहते हैं कि हमें जस्टिस प्राप्त करना है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल जस्टिस हमें नहीं चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन एक सीक्वेंस होना चाहिए कि सोशल जस्टिस की लड़ाई पहले लड़ो, इकोनॉमिकल जस्टिस प्राप्त करो, उसके बाद जो पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा वो हमारा सही रिप्रेजेंटेशन होगा। आज 132 एमपीज है हमारे पास। क्या ये 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हमारी आवाज पार्लियामेंट में उठा रहे हैं? 1500 एमएलएस हमारी आवाज वे देश के विभिन्न विधानसभाओं में उठा रहे हैं। 2020 2 साल 3-4 साल पीछे लेके जाता हूं। कोरोना थोड़ा सा याद करो, मार्च महीने में लॉकडाउन घोषित हुआ, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन घोषित हुआ, और बाबा साहब की जयंती भी इसी लॉकडाउन में, उसी समय बाबा साहब की जयंती भी आ रही थी। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कड़क लॉकडाउन होता, हम घर से बाहर भी जा नहीं पा रहे थे। मुझे बताओ उस साल की जयंती आप लोगों ने कैसे बनाई? क्या डीजे लगाया था? क्या पेंटिंग्स घर में की थी? क्या मिठाई लाई थी? क्या पटाखे बजाए थे? क्या इस तरह के बड़े बड़े पंडाल लगा के कार्यक्रम हुए? नहीं हुए। बाबा साहब की जयंती में मेरा उदाहरण देता हूं, हमारी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया था और इसलिए हम घर के बाहर नहीं जा सकते थे। झाड़ में, पेड़ में जो फूल आए थे वही फूल तोड़कर बाबा साहब के चरणों में रखे, बुद्ध के चरणों में रखे, एक मोमबत्ती बाबा साहब के चरणों में लगाई, बुद्ध के चरणों में लगाई और हाथ जोड़कर बाबा साहब की जयंती उस समय 2020 में हमने ये जयंती इस साधे पद्धति में की। आप लोगों ने भी ऐसी की होगी, ऐसी जयंती हुई। ये जयंती होने के बाद, क्योंकि उस समय मुझे थोड़ा समय मिल गया था मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो मैं अपने थीसिस के लिए, क्योंकि मेरा थीसिस इकोनॉमी पर था, फाइनेंस पे था, इसलिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स ये ऑनलाइन पेपर पढ़ता था। 16 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी, तीसरे चौथे पन्ने पर। इकोनॉमिक टाइम्स ये फाइनेंस का पेपर है, अर्थव्यवस्था का पेपर है। उस पेपर में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती की खबर छपी। तो मैं सोचा ये इकोनॉमिक टाइम्स को बाबा साहब के जयंती से क्या लेना देना, इसलिए मैंने वो जयंती की न्यूज क्लिक की। वो जयंती की न्यूज मेरे आंखों के सामने आई। उस जयंती की न्यूज में क्या लिखा था पता है? कि बाबा साहब की जयंती कोरोना के चलते भारत में सेलिब्रेट नहीं हो पाई, इस वजह से इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कितना? 2100 करोड। आता हे घुग्गुस सारखं तालुक्याचं ठिकाण आहे, नगरपालिका आहे, या नगर परिषदेमध्ये तुम्ही नाही म्हटलं तरी हा 5-5.5 लाखाचा तरी सेटअप असेल। 10 लाख, अरे बाप रे, मैं तो 5-5.5 समझ रहा था। विचार करा, जर एका छोट्याशा गावात, इतने से छोटे से गांव में अगर 10 लाख रुपए का ये कार्यक्रम आप कर रहे हो, ऐसे कार्यक्रम पूरे भारत में होते हैं। और एक रात में हम भारतीय इकोनॉमी को ये पैसा, ये तो आपको किसी ने डोनेशन पे नहीं दिया ना, पैसे दिए ना आपने सामने से। जब आपने सामने से पैसे दिए तो मार्केट को, इंडियन इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आपने आज के दिन के लिए 10 लाख रुपए दिए। कितने? 10 लाख। हम 14 अप्रैल को भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकोनॉमी को कितने रुपए देते हैं? 2100 करोड़। एक दिन का, एक दिन का खर्चा हमारा कितना है? 2100 करोड़। अब अपने आप से सवाल पूछो कि जो समाज एक रात में 2100 करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, क्या वो समाज 30 करोड़ का अपना मीडिया खड़ा नहीं कर सकती? क्या वो समाज 10 करोड़ की अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर सकती? क्या वो समाज 100 करोड़ का अपना नेशनलाइज्ड बैंक खड़ा नहीं कर सकता?
बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, फिर भी बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, बेंगलोर की जमीन, ये एजुकेशन सोसाइटी के लिए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए खड़ी की। पैसे नहीं थे, विजन था, दूरदृष्टि थी, एनालिसिस था। हमारे पास पैसा है, दूरदृष्टि नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। बाबा साहब ने 1946 में बौद्धों की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था खड़ी की, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का लोगो देखो, दो हरिण बैठे हुए हैं, और उस पीपल एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेजेस के नाम देखो, सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, मिलिंद कॉलेज। बताइए ये सारे नाम, ये लोगो किस संस्कृति के प्रतीक है? बौद्ध। क्या 1946 में बाबा साहब बौद्ध थे क्या? बौद्ध न होने के बावजूद बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्धों की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था 10 साल पहले, धर्मांतर होने से 10 साल पहले ही खड़ी कर दी। क्यों? 10 साल बाद जब मैं बौद्ध हो जाऊंगा, तब मेरे समाज के लोगों को किसी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा के स्कूल में, कॉलेज में जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए बौद्धों के खुद के स्कूल खड़े कर दिए थे, इसलिए पहले ही बनाकर रख दिए थे कि बौद्ध होने के बाद किसी ब्राह्मणी व्यवस्था के स्कूल और कॉलेजेस में मत जाओ। यहां पर बैठे हुए सभी माता अपने बच्चों को ब्राह्मणी स्कूलों में भेजते हैं। एक भी अंबेडकरी विचारधारा की स्कूल आपके चंद्रपुर में नहीं होगी। बुद्ध के शिक्षा को प्रचारित करने वाला एक भी सिलेबस आपके स्कूल में नहीं होगा। बाबा साहब 1946 में कर सकते थे, क्या हम 2024 में नहीं कर पाएंगे? उस समय तो पैसे भी नहीं थे। काय म्हणाला तो पाटील, बाबासाहेब भिका मागत होते म्हणे, बोलला ना, भिका मागायचे। एक एक रुपया लेकर बाबा साहब ने ये जमीनें खड़ी की, एक एक रुपया लेकर बाबा साहब ने ये कॉलेजेस खड़े किए। हम लोग लाखों रुपए दे रहे हैं, लाखों, पार्टी फंड के नाम पर, जयंती के लिए। लेकिन हमारी एक बालवाडी, ज्याला म्हणतो ना, ती बालवाडी नाही, बालवाडी नाही। और इसलिए हमारी इकोनॉमी, बुद्ध ने उस समय स्टैंड लिया। उस समय हमारी इकोनॉमी क्या थी? हमारे आर्थिक साधन क्या थे? हमारी भेड़ बकरियां। ब्राह्मण हमें गुलाम बनाने के लिए क्या करता था? राजा को जाकर कहता था कि हे राजन, मुझे सपना आया कि तेरा राज्य खतरे में है। तो राजा क्या कहता था कि हे ब्राह्मण, अगर मेरा राज्य मुझे बचाना है तो मुझे क्या करना होगा? तो ब्राह्मण कहता था कि हे राजन, अगर तुझे तेरा राज्य बचाना है तो तुझे 10,000 गायों की बलि देनी होगी, तुझे 1 लाख भेड़ों की आहुति चढ़ानी होगी। और फिर राजा इन किसानों के भेड़ बकरियां गाय की बलि देता था। हमारे हाथों से हमारे अर्थव्यवस्था के साधन छीन लिए जाते थे। बुद्ध ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और राजाओं को जाकर यह समझाया, और तब जाकर ये होम हवन यज्ञ सारे इस पर पाबंदी लाने का काम तथागत बुद्ध ने किया। आज वही दौर हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ भी वही हो रहा है जो उस समय बुद्ध के समय यह ब्राह्मण किया करते थे। मी एक उदाहरण तुम्हाला देऊ इच्छितो की आज काय अवस्था आहे आमची आर्थिक क्षेत्रामध्ये। पिछले साल 6 दिसंबर को 25 लाख लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को चैत्य भूमि में आकर अभिवादन किया। इसकी खबरें दूसरे दिन 7 दिसंबर को सभी पेपर के फ्रंट पेज पे थी। 25 लाख लोगों की गर्दी, रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी, इतने लोगों ने बाबा साहब को अभिवादन किया।
करोडो रुपयांची पुस्तकं विकली गेली, हेही त्याच्यामध्ये नमूद होतं। उसी समय जब 25 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे थे, उसी समय एक बाप अपनी बेटी को लेकर हमारे पंडाल में आया था, शिवाजी पार्क के। उसने मुझे एक एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देकर कहा कि सर, मेरी बच्ची पिछले 3 साल पहले 12वीं कक्षा में पास हुई, 98% से वो पास हुई, और वही मुंबई के नजदीक DY पाटिल मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उसे MBBS के लिए विदाउट एनी डोनेशन उसको सीट मिल गई। मैंने कहा ये तो हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है कि हमारे समाज की एक लड़की विदाउट एनी डोनेशन उसको MBBS की सीट मिली है। उसने कहा कि सर, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज की सालाना फीस, 1 साल की फीस 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, इसलिए पिछले 3 साल से 2019-20 एकेडमिक ईयर, 20-21 एकेडमिक ईयर, 21-22 एकेडमिक ईयर, 3 एकेडमिक ईयर में मेरी बच्ची को एग्जाम देने से रोका गया है, फीस जमा न करने की वजह से। और उस बाप ने अपनी फैमिली इनकम, एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में दिया। एनुअल इनकम ही 1 लाख रुपए का है, वो बाप 30 लाख रुपए की फी कहां से भरेगा? अब अगर 5 लाख रुपए मांगता, 10 लाख रुपए मांगता, तो शायद हम लोग दे भी देते। 30 लाख रुपए 19-20 के, 30 लाख रुपए 20-21 के, 30 लाख रुपए 21-22 के, ऐसे 90 लाख रुपए हम कहां से दे सकते हैं? मैंने उनको कहा कि बैंक में एजुकेशन लोन का व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखा हुआ है। आप बैंक्स में जाओ और आपके बच्चे को एडमिशन मिला है, ये उसकी ट्यूशन फीस, उसकी जो सारी मांग की हुई लेटर कॉलेज के है, वो उनको दिखाओ और वो सारा पैसा वो कॉलेज को भर देंगे। ये प्रोविजन है बैंक्स में, एजुकेशन लोन का प्रोविजन है। उन्होंने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उत्तर लेटर, उन्होंने रिप्लाय मुझे दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा था, तुमच्याकडे तारण ठेवण्यासाठी काही नसल्यामुळे आम्ही तुम्हाला लोन देत नाही। आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं देंगे। ये किस बैंक ने कहा पता है आपको? किस बैंक ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक ने 12,770 करोड़ रुपए अडानी के माफ किए, जिस बैंक ने 40,000 करोड़ अडानी के माफ किए, जिस बैंक ने 21,000 करोड़ अडानी के माफ किए, जिस बैंक ने 10,06,000 करोड़ 5 साल में माफ किए। ये माफ की हुई रक्कम है। आपण माफ कधी करतो? 100 रुपयातनं समजा एखाद्याला 102 रुपये द्यायचे असतील, मग आपण काय म्हणतो, जाऊ दे, वरचे 2 रुपये नको देऊ, 100 रुपयेच दे, तो 2 रुपये माफ करतो। ये 2 रुपया है। माफ की हुई रकम कितनी है? 10 लाख करोड़। सारा मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपया एसबीआई ने पिछले 5 सालों में अडानी का माफ किया है। समझो, माफ करने वाली रकम अगर इतनी है तो एक्चुअल लोन की अमाउंट कितनी होगी? जो एसबीआई अडानी के 20 लाख करोड़ रुपए माफ कर रही है, वो हमारी बच्ची को डॉक्टर बनने के लिए 30 लाख रुपए नहीं दे रही। तो ये एसबीआई को पैसा देता कौन है इतना? क्या अडानी जैसा इतना महान विश्वविख्यात एंटरप्रेन्योर, विश्व का दूसरे क्रमांक का सबसे अमीर आदमी अपना पैसा ऐसे सरकारी बैंक में रखता होगा? सरकारी बैंक जिसके कर्मचारियों को कंप्यूटर भी ऑपरेट करने नहीं आता, ऐसे बैंक में क्या अडानी अपना मेहनत का पैसा रखता होगा?
उसके पैसे है बैंक ऑफ अमेरिका में, बैंक ऑफ चाइना में, स्विस बैंक में। अपना सारा पैसा वो इन बैंकों में रखता है और लोन लेता कहां से है? एसबीआई से। तो इस एसबीआई में पैसे रखता कौन है? तुम लोग। इस देश का सरकारी कर्मचारी, इस देश का मिलिट्री मैन, इस देश के रेलवे मैन, इस देश के सारे बैंक के कर्मचारी, इस देश के प्रोफेसर्स, इस देश का किसान, इस देश का स्टूडेंट, इस देश की महिला, इस देश की गृहिणी, सारे लोग अपना पैसा इन सरकारी बैंकों में रखते हैं और ये सरकारी बैंक के सारा पैसा अडानी को दे रहे हैं। पैसे हमारे हैं, व्यवस्था अडानी की खड़ी हो रही है। इसका दोषी कौन है? एसबीआई, आरबीआई, नरेंद्र मोदी, अडानी या आप? इन 70 सालों में अगर हम अपना पैसा रखने के लिए अपने खुद का अगर प्लेटफॉर्म बनाते तो क्या हमारा पैसा हम एसबीआई में रखने के लिए मजबूर होते हैं? इस देश में कैथोलिक, क्रिश्चियंस, उनकी अपनी अलग से बैंक है। इस देश में सिखों की अपनी बैंक है। इस देश में मुसलमानों की अपनी बैंक है। इस देश में जैनों की अपनी बैंक है। क्या इस देश में बौद्धों की अपनी बैंक है? संविधान उनके लिए भी उतने ही साल का है जितने साल का तुम्हारे लिए है। उन्होंने संविधान का सारा निचोड़ ले लिया है और तुम लोग अभी तक स्कॉलरशिप और नौकरियों में ही खुश हो। हर आर्टिकल का इस्तेमाल उन लोगों ने कर लिया है और तुम लोग 2 ही आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, तीसरे आर्टिकल पे जा ही नहीं रहे हो। और इसलिए जब मैंने ये एनालिसिस किया कि आने वाले समय में हमारे पैसों पर ये अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर रहा है और इसलिए हमें अपना पैसा अपने ही प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए हमें वो तैयारी करनी होगी। जब हमने ये सारी प्रोसेस सीखी, समझी, तब पता चला 1 करोड़ रुपया तो हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाला है। और वो भी पहला स्टेप है क्रेडिट सोसाइटी, उसके बाद सेकेंड स्टेप है कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा स्टेप है नेशनलाइज्ड बैंक और चौथा स्टेप है मल्टीनेशनल बैंक। ये स्टेप किसने फॉलो किया पता है आपको? इसी कंप्यूटर पे, इसी नेट पे मैं आपको और एक समाज के बारे में बताता हूं जिसने बाबा साहब के इस कानून का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था खड़ी की। उस कम्युनिटी का नाम है, उस कम्युनिटी का नाम बताने से पहले उस बैंक का नाम बताता हूं, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। सारस्वत कुणात असतात? कौन होते हैं ये सारस्वत? ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों का एक सेक्ट है, उनका भी, उनमें भी जातियां हैं। कोकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, उसी तरह से ये सारस्वत ब्राह्मण है। इन सारस्वत ब्राह्मणों ने बाबा साहब के इस कानून का इस्तेमाल करते हुए सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया और ये बैंक आज 58 कंट्रीज में काम कर रही है। पॉपुलेशन ब्राह्मणों का वैसे 3.5% है, सारस्वत ब्राह्मणों का 1% है। 1% ब्राह्मण इकट्ठा आए, उन्होंने ये बैंक तैयार किया, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज ये बैंक प्रेजेंटली इट हैज करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप इन 58 कंट्रीज कवरिंग 9 करेंसीज विथ ओवर 162 बैंक्स। 1% पॉपुलेशन के लोग इकट्ठा आते हैं। ना तो वो गलवलकर की जयंती में दिखे, ना वो सावरकर की जयंती में दिखते हैं, ना वो तिलक की जयंती में दिखते हैं। कभी देखी इनकी जयंती? गांधी जयंती जिस तरह से हम मनाते हैं उस तरह से देखी कभी? इस देश में एक भी साल उन्होंने सावरकर की जयंती नहीं मनाई। सावरकर के लोग उन्होंने संसद में भेज दिए। हम हर साल जयंती पूरे विश्व में मना रहे हैं, हमारा सरपंच भी नहीं जा रहा, सरपंच भी नहीं जा रहा। और इसलिए हम लोगों को आज अपनी अर्थव्यवस्था को हाथ में लेना होगा, सामाजिक व्यवस्था खड़ी करनी होगी।
इस अर्थव्यवस्था को हाथ में लेने के लिए हमने पिछले 1 साल भर गांव गांव में घूमकर इस कानून का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये कानून ही कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन म्हणजे सहकार्य। हे काम मी एकटा नाही करू शकत, हा कायदाच तसा आहे। हा या कायद्याचा वापर करायचा असेल तर एकमेकांचं सहकार्य करणं बंधनकारक अनिवार्य आहे। ये कानून एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही इस्तेमाल में लाया जा सकता है, एक अकेले के नहीं। फीस कितनी होती? 1 करोड़ रुपया। अगर हम 10 लोग मिलकर 10-10 लाख रुपए निकालते तो एक दिन में आ जाता। 10 दिन में ये पैसे इकट्ठा खड़े हो जाते। लेकिन सरकार का कानून यह है, कोऑपरेटिव एक्ट यह है कि हमको 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक व्यक्ति से ज्यादा आप 2500 रुपया ही ले सकते हो। अब अगर 1 करोड़ रुपया जमा करना है तो 2500 से डिवाइड किया तो 4000 लोग लगेंगे। अब सोचिए 25 लाख लोग जयंती के लिए, 25 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि में जाते हैं। क्या 4000 लोग इकट्ठा नहीं आ सकते? यहां पर इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, क्या इस गुग्गुस से, क्या इस चंद्रपुर में 4000 लोग इकट्ठा नहीं आ सकते? 2500 रुपया देने वाले। और ये 2500 कितने दिन में देने हैं, कितने सालों तक देने हैं? हर साल देने हैं, हर दिन देने हैं, हर महीने देने हैं, कब तक देने हैं? जीवन में एक बार देने हैं। ये 2500 हम 2 महीने में कब उड़ा देते होंगे हमें भी मालूम नहीं। लेकिन इस 2500 को अगर 4000 लोगों ने बाजू में रखा तो यही बैंक इस गुग्गुस में, इस चंद्रपुर में ऑपरेट हो सकती है। ये कानून बाबा साहब देकर गए हैं। इस कानून का इस्तेमाल करो। और इसलिए आज हम इस कानून का इस्तेमाल करते हुए इस कोऑपरेटिव सेक्टर को हाथ में ले रहे हैं। आज तक हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में पदार्पण ही नहीं है। इस कोऑपरेटिव सेक्टर को किसने हाथ में रखा है मालूम है? सहकार चळवळी या कुणाच्या ताब्यात आहेत? शरद पवार। शरद पवार के हाथ में ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। हम उनसे लड़ झगड़ कर कितना हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, हम लोगों को मालूम है। इस बैंक के नाम तक हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष करके आज हमने वो प्लेटफॉर्म, उस मान्यता को हासिल किया। बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी को 100 साल पूरे हो रहे थे, हमने किताब की पूजा करके बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रूपी को अभिवादन नहीं किया। हमने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाकर बाबा साहब के उस किताब को अभिवादन किया। बाबा साहब की एक बात बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 26 नवंबर 1949 को 25 नवंबर का स्पीच हो गया। 26 नवंबर को संविधान देने का कार्यक्रम हुआ और फिर बाबा साहब अपने अलीपुर रोड के बंगले पर गए। सारे टेंशन से मुक्त बाबा साहब अपने चेयर पर बैठे, रोलिंग चेयर थी उनकी, उस पर बैठे, आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद कुछ देर में बाबा साहब के आंखों से आंसू बहने लग गए। बगल में नानक चंद रत्तू खड़े थे। रत्तू ने देखा बाबा साहब चेयर पर बैठे बैठे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अभी तो संविधान देकर आए हैं। अब कैसे उनको उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप क्यों रो रहे हो? उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो रत्तू बाबा साहब के पैर के पास बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब किस बात का दुख है आपको? क्यों रो रहे हो? अभी आप भारत को एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, एक अच्छा संविधान देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको? क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने आंखें खोली और रत्तू से कहा, रत्तू मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, जो नाम आज मेरा है, ये बाबा साहब के सबसे चहीते बच्चे का नाम था।
मेरे पिता ने उस बच्चे के याद पर मेरा नाम राजरत्न रखा। यह राजरत्न जुलाई 1926 में डबल निमोनिया से पीड़ित हो गया। डबल निमोनिया उसको हुआ था। उस समय हमारे समाज का कोई डॉक्टर नहीं था, कोई गवर्नेंस नहीं थी, इसलिए उस बच्चे का इलाज करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था। वो बच्चा डबल निमोनिया से घर में ही तप रहा था, लड़ रहा था। अब कितने दिन तक बाबा साहब उसके पास बैठे रहेंगे, इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि मैं अपना छोटा मोटा जो नजदीक का काम है वो किया करूं। इसलिए बाबा साहब हाईकोर्ट के काम के लिए निकल पड़े। हाईकोर्ट में जाने के बाद माता रमाई ने देखा कि घर में राजरत्न का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने बाबा साहब के कार्यकर्ता को बुलाया और कहा कि बाबा साहब जहां कहीं पर भी हो, उन्हें तुरंत घर लेकर आओ। यह संदेशा लेकर बाबा साहब का वो कार्यकर्ता कोर्ट में पहुंचा और बाबा साहब को यह संदेशा दिया कि बाबा साहब आपको माता रमाई ने तुरंत घर बुलाया है। बाबा साहब अपना सारा काम छोड़कर तांगा पकड़कर अपने 10 बाय 10 के उस कमरे में, जिस चाली में रहा करते थे, उस चाली के सामने आकर ये तांगा रुका और अपने 10 बाय 10 के कमरे में बाबा साहब पहुंच गए। दौड़ते दौड़ते बाबा साहब गए और उस राजरत्न को उठाया, अपनी बाहों में लिया और बाहों में लेने के बाद उसको प्यार करने लग गए, उससे बातें करने लग गए। और बातें करते करते बाबा साहब को पता चला कि ये बच्चा तो कब का मर चुका है, ये तो कब का जा चुका है। तब बाबा साहब फूट फूट कर रोए, दीवार पर सर पटक पटक कर रो रहे थे, जमीन पर लेटकर बाबा साहब रो रहे थे। सभी कार्यकर्ताओं को यह पता नहीं चल रहा था कि बाबा साहब को शांत कैसे किया जाए। बाबा साहब का बचपन का दोस्त मालू आगे आया, बाबा साहब को शांत किया। शांत करने के बाद मालू ने कहा कि बाबा साहब, बच्चे के शरीर पर बाप के पैसों से अंतिम वस्त्र लाया जाता है, उसका अधिकार होता है वो लाने के लिए पैसे दो ताकि उसके अंत विधि किया जा सके। बाबा साहब ने जेब में हाथ डालकर देखा तो हाथ में कोई पैसा नहीं लगा। बाबा साहब अपनी परिस्थिति पर फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के जेब में राजरत्न के शरीर पर डालने के लिए कफन के पैसे तक नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस राजरत्न के ऊपर अंतिम वस्त्र, उसका जो अधिकार होता है, वो उसे दिया। बाबा साहब उसी साड़ी में उस बच्चे को लपेटकर उस बच्चे का अंतिम विधि करके आए। ये बात बाबा साहब को संविधान देने के बाद याद आई। बाबा साहब रत्तू से कहते कि रत्तू एक समय था कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा राजरत्न इस दुनिया से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरे बच्चे को बिना कफन के इस दुनिया से जाना पड़ा, लेकिन रत्तू, मैंने आज इस देश को ऐसा संविधान निर्माण करके दिया है, ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में कायम कर दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश को बनाकर दी है। आज ऐसे संविधान की, प्रजासत्ताक की आज हम लोग दुहाई दे रहे हैं, उसको मना रहे हैं। ये वो संविधान है जो बाबा साहब हमें देकर गए। इस वजह से आज हमारी प्रगति हो पाई है। पहले पन्ने को अगर आप पढ़ोगे, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी, बाबा साहब पे हमेशा ये आरोप किया करते थे कि बाबा साहब ने ये सारी फिलॉसफी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठाई है। बाबा साहब ने 25 नवंबर को अपने अंतिम भाषण में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतिम भाषण में यह स्पष्ट किया कि मैंने ये तत्व ज्ञान, मैंने ये फिलॉसफी किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं उठाई, मैंने ये शिक्षा, ये टीचिंग बुद्ध के जीवन से उठाई है, बुद्ध के जीवन से ली है। और इसलिए बाबा साहब को जब यह अंदेशा हुआ कि यह संविधान तो सबसे बढ़िया है, यह संविधान तो सबसे अच्छा है, लेकिन जिनके हाथों में मैं दे रहा हूं वो लोग इस देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे।
संविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे। और इसलिए बाबा साहब जाते जाते आपको वो बुद्ध देकर गए। क्यों? कि इस देश का संविधान अगर आपकी रक्षा नहीं कर पाया तो इस बुद्ध के पीछे जाओ, ये बुद्ध तुम्हारी रक्षा के लिए पूरे दुनिया में खड़ा होगा, पूरे दुनिया में खड़ा हो जाएगा। आज 132 बुद्धिस्ट कंट्रीज तुम्हारे लिए खड़े हैं, लेकिन तुम कहां खड़े हो? मरियाई चादारात, खंडोबा चादारात। हम उस लाइन में खड़े हैं। ये बुद्ध भर भर के तुमको देने के लिए पूरे विश्व में खड़ा है, लेकिन हम महार, मातंग, चांभार, ढोर, जितने देर तक ये आइडेंटिटी लेकर चलोगे, गांव के बाहर भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और जिस दिन तुम अपनी पहचान बौद्ध बनाओगे, उस दिन ये सारे 132 देश तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे कि भारत से मेरा बौद्ध भाई आ रहा है, मेरा बौद्ध बांधव आ रहा है। और इसलिए आज इस प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर मैं आप लोगों को मंगल कामना देते हुए यही बात कहूंगा कि संविधान की रक्षा के साथ साथ बुद्धिज्म को भी बढ़ाने का जिम्मेदारी बाबा साहब हमारे ऊपर छोड़कर गए हैं। इस जिम्मेदारी का हमको पूरी तरह से पालन करना है। जातियों को हमें नष्ट करना है, आपस में समाज के तौर पर हमें इकट्ठा होना है। सोशल जस्टिस की लड़ाई और इकोनॉमिकल जस्टिस की लड़ाई हमें लड़नी है। मैं इन जस्टिस की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूं। मैं भले ही पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई के लिए नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। वो भी हमारा रोल है, वो भी हमारा रोल है, उसको भी हमें पार करना है। लेकिन मेरी लड़ाई, मैं आपको एक 25 साल का टेन्योर लेकर चल रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 25 साल में जो एनालिसिस मैंने किया हुआ है, बौद्ध समाज का एनालिसिस, विश्लेषण, आकलन, मैं इन 25 सालों में ऐसा काम करने जा रहा हूं कि 25 साल के बाद जब इस देश में इलेक्शंस लगेंगी, जैसे आज हिंदुओं का वोट लेने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर की उद्घाटन के दिखावा कर रहा है, 25 साल बाद की इलेक्शन जब इस देश में होगी, मैं इस देश के बौद्धों को तब तक सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर इतना मजबूत करके जाऊंगा कि जो भी कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, वो बौद्धों के पैर पड़े बगैर प्रचार के लिए नहीं उतरेगा। इतना सक्षम, इतना ताकतवान इस बौद्ध समाज को बनाने का काम मैं इन 25 सालों में करने के लिए काम करने वाला हूं। उसके लिए आप लोगों का सहकार्य, कोऑपरेशन मुझे लगने वाला है। बाबा साहब के प्रॉपर्टी में से हमने घर नहीं लिया, जमीन नहीं ली, पैसे नहीं लिए, लेकिन बाबा साहब का वंश होने के नाते मैं आप लोगों का साथ जरूर लेना चाहूंगा। उतना तो अधिकार मेरा होना चाहिए कि बाबा साहब की, मैं नहीं मानता कि बाबा साहब की जमीनें हैं, कॉलेजेस है, उसमें से मुझे हिस्सा चाहिए। बाबा साहब की वो प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो मेरे सामने बैठी है, ये बाबा साहब की असली प्रॉपर्टी है। आप में से जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तैयार हुए, ये है बाबा साहब की असली संपत्ति। कॉलेजेस, जमीनें, बैंक बैलेंस, ये बाबा साहब की असली संपत्ति नहीं है। ये आप युवा, ये हो बाबा साहब की असली संपत्ति। इस संपत्ति में से अपनी हिस्सेदारी में जरूर लेने आऊंगा। आपका साथ, आपकी बुद्धि, आपका अर्थव्यवस्था, ये सारा जो अधिकार एक वंश को मिलना चाहिए, वो मांगने के लिए मैं जरूर आप लोगों के पास आऊंगा और वो आपसे लेकर जाऊंगा। वो मेरा अधिकार है और ये अधिकार आप लोगों के पास मांगने में जरूर आऊंगा कि आप लोग अगर मुझे बुद्धि दे सकते हो तो मुझे बुद्धि दो, साथ दे सकते हो तो मुझे साथ दो, अगर नहीं दे सकते तो जो काम हम कर रहे हैं कम से कम उसे करने में कोई मुश्किलें पैदा मत करो। बस इतना ही मैं आज आप लोगों के समक्ष कहना चाहूंगा। मुझे आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने समय में पिन ड्रॉप साइलेंस आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अमन कामले सर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे विचार रखने के लिए मौका दिया। उनका समय उन्होंने कट करके मुझे वो समय दिया। मेरी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और सबसे बड़ा आभार मैं बौद्ध सर्कल समिति
और नवबौद्ध स्मारक तथा बहुउद्देश्य समिति घुघुस, इनके सभी पदाधिकारियों का, युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा